हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुज आश्रम आईएएस। आज हम लोग अपने मेंटरशिप सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो है एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी बजट, सर्वे, सोशल सेक्टर स्कीम्स और फिर बाद में उससे पहले हम लोग ये सब देख चुके हैं, साइंस एंड टेक वगैरह ये सब देख चुके हैं। अब जो फॉरमोस्ट जो चीज़ है करंट अफेयर्स में, अब हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है। एनवायरनमेंट खत्म करने के बाद हम लोग इसके बाद एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे मैपिंग। मैपिंग, ठीक है। मैपिंग खत्म करने के बाद हम लोग ये भी देख लेंगे, जैसे कि कुछ इक्का दुक्का इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ खबरें, इंटरनेशनल इश्यूज के बाद हम लोग ये भी देख लेंगे हमारे देश में नेशनल एंड सोशल न्यूज़। ठीक है, ठीक है, नेशनल एंड सोशल न्यूज़। करंट अफेयर्स के मामले में हम लोग ये भी देख लेंगे सोशल न्यूज़। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये भी देख लेंगे कॉम्प्रिहेंशन। ओके, कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोग देख लेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोग देखेंगे, और अगर हमको टाइम मिलता है तो हम लोग फिर ये भी देख लेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ जजमेंट्स वगैरह, कुछ वर्डिक्ट्स आए हैं, तो जितना हमसे भी हो पाएगा हम लोग देखेंगे। ओके, पॉलिटी के जुडिशियल वर्डिक्ट्स हाल फिलहाल में अगर कुछ आए होंगे तो जुडिशियल वर्डिक्ट्स 2-5 साल के, जिसका चांस है कि वो लोग शायद आपको करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। नोबडी नोज। ओके, इसके अलावा हम लोग बजट और सर्वे तो देख ही चुके हैं। बजट और सर्वे के अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कुछ भी आया है, वो हम लोग नेशनल और सोशल न्यूज़ में हम लोग कवर कर ही लेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। ठीक है, ये सब वीडियो पॉज करके ये सब चीज़ें जॉट डाउन कर लीजिए, और एक के बाद एक हम लोग एक टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो लेट अस बिगिन विथ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट अब हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा एनवायरनमेंट में क्या किया। एनवायरनमेंट में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट। स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2023। ऑलराइट, हम लोग ये देखेंगे
इसके अलावा हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा हम लोग देखेंगे लाइफ मिशन हम लोग देख चुके हैं, वो सोशल सेक्टर स्कीम्स में, अभी नहीं, ठीक है। क्लाइमेट स्वॉप्स ये देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्लाइमेट स्वॉप्स, क्लाइमेट स्वॉप्स, क्लाइमेट स्वॉप्स हम लोग देखेंगे। फिर इसके अलावा और क्या, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ये हो गया। इसके अलावा और क्या, क्लाउड सीडिंग, ये आजकल बहुत ज़्यादा, दुबई में बाढ़ आने के बाद ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, देख लेंगे। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग, ओके, क्लाउड सीडिंग। फिर नेक्स्ट, प्लास्टिक ओवरशूट डे, प्लास्टिक ओवरशूट डे, ओवरशूट डे, प्लास्टिक ओवरशूट डे। फिर इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज इन क्लाइमेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, ये भी हम लोग खत्म करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये भी हम लोग देखेंगे। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। फिर इसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। फिर और क्या,
रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, बहुत ज़रूरी है। रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज, रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज, रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज। फिर इसके अलावा और क्या देखेंगे? माहिर एनर्जी प्रोजेक्ट, माहिर एनर्जी प्रोजेक्ट, माहिर एनर्जी प्रोजेक्ट, माहिर एनर्जी प्रोजेक्ट। फिर एक रीटैप इनिशिएटिव, ठीक है, रीटैप इनिशिएटिव, रीटैप इनिशिएटिव, रीटैप इनिशिएटिव, ठीक है, रीटैप इनिशिएटिव। इसके अलावा और क्या? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। फिर और क्या? इसके अलावा बस ये, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इक्का दुक्का आएगा, वो करंट अफेयर्स में हम लोग देख लेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन, ठीक है। तो हाँ, तो एनवायरनमेंट हम लोग देख रहे थे। एनवायरनमेंट के बाद में हम लोग सबसे पहले क्या खत्म करेंगे? ये स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट जरा देखा जाए। हाँ, स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2023, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन ये करता है, प्रोड्यूस करता है? ये देखिए, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन में। 16 नवंबर 2023 की ये रिपोर्ट है, ठीक है। ठीक है,
देखते हैं। और इस बार की जो थीम है उसका नाम क्या है? 2 डिग्रीज इज टू हाई। ओके, 2 डिग्रीज इज टू हाई। देखते हैं जरा, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2023। 2 degrees is too high report shows that all of Earth's frozen parts will experience irreversible damage at 2 degrees of global warming, with disastrous consequences for millions of people, societies and nature. Confirming that just 2 degrees of global warming will trigger irreversible loss to Earth's ice sheets, mountain glaciers and snow, sea ice, permafrost and polar oceans. It updates the latest science and highlights in the global impacts from cryosphere loss. Reviewed and supported by over 60 leading cryosphere scientists, this is the latest report in the State of Cryosphere series, which takes place the pulse of the cryosphere on an annual basis. The cryosphere is the name given to the Earth's snow and ice regions, ranges from ice sheets, glaciers, snow and permafrost to sea ice and the polar oceans, which are acidifying far more rapidly than warmer waters. The report describes how a combination of melting polar ice sheets, vanishing glaciers and thawing permafrost will have rapid, irreversible and disastrous impacts worldwide. Excerpt from the preface by President Gabriel Boric of Chile and Prime Minister Katrin Jakobsdottir from Iceland, who are the founders and co-chairs of AMI, Ambition on Melting Ice, High Level Group on Sea Level Rise and Mountain Water Resources. At COP28 we need a frank global stocktake मतलब क्या? ब्यौरा लेना. And fresh urgency, especially due to what we have learned about cryosphere feedbacks worsening for each additional tenth of a degree in temperature rise. We need tangible results and a clear message about the urgency to phase out fossil fuels and for more robust financial mechanisms to finance climate action. We have time but not much time. ठीक है? Change is hard but change we must. Because of cryosphere, climate inaction is unacceptable. ठीक है? तो ये हर साल आता है, ये पिछले साल भी आया था. ठीक है? तो हाँ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वो कहाँ गया? हाँ, IBPES. ठीक है? ये क्लाइमेट चेंज से मरने वाले बहुत सारे जो स्पीशीज वगैरह हैं उसका ब्यौरा कौन लेता है? IPBES. ठीक है? ये ओपन होने दीजिए इसको. तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. ठीक है? तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? देखते हैं जरा. नोट्स बनाते रहिए. IPBES is to perform regular and timely assessments of knowledge on biodiversity and ecosystem services and their interlinkages at the global level.
also addressing an invitation by the Conference of the Parties on the Convention on Biological Biodiversity to prepare a global assessment of biodiversity and ecosystem services building inter alia. Inter alia मतलब क्या? Inter specific, inter responsible, on its own, एक दूसरे के ऊपर interdependent, and other relevant regional, sub-regional and thematic assessments. ठीक है, तो ये इसका काम है. Based upon strategic plan for biodiversity and AICHI biodiversity targets, the IPBES global assessment on biodiversity and ecosystem services is composed of a summary of policy makers approved by its plenary. Plenary यानी क्या? Conference. ठीक है, तो ये लोग सब ये करते हैं. ये वो ग्लोबल वार्मिंग से मरने वाले जितने भी जानवर हैं उनका पूरा रिपोर्ट रखता है. ये IPBES का नहीं आ रहा है. नोट्स बनाते जाइए. ठीक है, द ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज is a report by the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the global state of biodiversity. A summary for policy makers was released on 19th May 2019. The report states that due to human impact on the environment in the past half century, the Earth's biodiversity has suffered a catastrophic decline unprecedented in human history, as an estimated 82% of wild mammal biomass has been lost. The report estimates that there are 8 million animal and plant species on Earth, with the majority of 5.5 million represented by insects. Out of those 8 million species, 1 million are threatened with extinction, including 40% of amphibians and almost a third of reef building corals and more than third of marine animals and 10% of all insects. ओके, ठीक है, ये चीज था. ये सब किसकी वजह से? द ड्राइवर्स ऑफ दीज एक्सटेंशंस आर डिसेंडिंग ऑर्डर. लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर, एक अभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है एक्सटेंशन की ओर धकेलने के लिए? चेंजेस इन लैंड एंड सी यूज, डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, climate change, pollution, invasive alien species, etc. Since the 16th century, at least 680 species of vertebrates have gone extinct. Vertebrates मतलब क्या? जिसमें spinal cord देखने को मिलता है. By 2016, among mammals, more than 9% of livestock breeds were extinct, and another 1,000 breeds are threatened with extinction. The authors have coined the term dead species walking for more than 5 lakh species that are not yet extinct but due to changes in or reduction of their habitats have no chance of long-term survival. Most notably, tropical forests have been cleared for cattle pastures in South America and for oil palm plantations in Southeast Asia. Some 32 million hectares, जिसका मतलब क्या? 79 million acres of tropical rainforest were destroyed between 2010-15 compared to the 100 million hectares, 250 million acres lost in the latter 2 decades of the 20th century. Already 85% of the world's wetlands have been lost. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. ठीक है, जरा देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है. नोट्स बनाते रहिए. The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services is an intergovernmental organization established to improve the interface between science and policy issues on issues of biodiversity and ecosystem changes. It is intended to serve a similar role to the Intergovernmental Panel on Climate Change. In 2010, a resolution by the 65th session in the UNGA urged the United Nations Environment Programme (UNEP) to convene a plenary meeting
to establish the IPBES. In 2013, an initial conceptual framework was adopted for the prospective IBPES plenary. From April 29 to 4th May 2019, representatives of 132 IPBES members met in Paris to give its full support. ठीक है, ये चीज़ है, ये देखिए 2012 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसका लीगल स्टेटस एक्टिव है, बॉन शहर जर्मनी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, ये है। और इसका फ्रेमवर्क क्या है, ये देखिए इसका फ्रेमवर्क क्या है। हाँ, तो IPBES का कहना है लेवल ऑफ रेजोल्यूशन क्या क्या, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल, नेशनल गवर्नमेंट और ग्लोबल गवर्नेंस, चेंजिंग ओवर टाइम, बेसलाइन ट्रेंड्स। तो इनका मेन फोकस किसके ऊपर है, डायरेक्ट ड्राइवर्स, नेचुरल ड्राइवर्स एंड एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स, मतलब क्या मैन मेड। तो इसमें कौन कौन से हैं, हैबिटेट कन्वर्जन, एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, स्पीशीज इंट्रोडक्शंस एक्सेट्रा। ठीक है, सॉरी ये एक मिनट, हाँ बराबर, मतलब ये फर्स्ट आपको गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन वेलबींग, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, लिविंग वेलबींग इन बैलेंस एंड हार्मनी विद मदर अर्थ होने के लिए आपको क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस एंड अदर इनडायरेक्ट ड्राइवर्स चाहिए, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल लेवल के, जिसकी वजह से वो इन दोनों ड्राइवर्स को पहचाने और क्या करें, और ये सभी नेचर के ऊपर फोकस करें, इंट्रिंसिक वैल्यूज को लेके। मेंस का ज़्यादा पार्ट है, बस बेसिक आप देख के समझ लो और पॉज करके आप अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म 2022 में IBPES और IPCC को गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी भी दिया गया था। ये 1 मिलियन यूरोस का प्राइज है। इट इज गिवन टू डिस्टिंग्विशिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू फाइट क्लाइमेट चेंज। 2020 में ये ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था। फिर 2021 में ग्लोबल कॉवेनेंट फॉर मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी दिया था। IBPES और IPCC को 2022 में दिया, और फिर बाद में 3 लोगों को दिया गया था 2023 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2024 में ये जो हुआ COP28, देखते हैं जरा। COP28 PIB देखते हैं जरा, हमने क्या क्या काम किए इसमें, इंडिया का योगदान क्या क्या था। ये एक पढ़ लो, आजू बाजू में आपको कोई आलतू फालतू मैगजीन पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया भर का अपना टेंशन बढ़ाने से बेहतर बेसिक नोट्स बनाओ सरकारी वेबसाइट से, आपका जीवन इधर ही कल्याण है। देखते हैं इंडिया के हाइलाइट्स क्या हैं। 2023 12 दिसंबर को घटी हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के इधर। द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वॉज हेल्ड इन दुबई UAE फ्रॉम 30th November to 12th December, where the representatives from 197 countries showcased their efforts to limit global warming and held discussions to prepare for future climate change. This was the first time when the countries formally assessed their progress under the 2015 Paris Climate Agreement. The delegates at COP28 also discussed adaptation and mitigation efforts. Okay, such efforts are especially crucial for countries that are highly susceptible and vulnerable to climate change, and also for the fragile ecosystems of the world such as Himalayan mountain range in Asia. इंडिया के एंगेजमेंट क्या क्या थे, इंडिया ने कौन कौन से कारनामे किए, देखते हैं जरा। PM नरेंद्र मोदी एट द COP28 प्रेसिडेंसी सेशन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्या किया, COP28 के टाइम पे ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस नाम की एक चर्चा को ये की अध्यक्ष, उसमें पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, ये इनका फोटो है। ठीक है, ऑन मेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस
more available, accessible and affordable to developing countries. During his address, the Prime Minister voiced the concerns of the Global South and reiterated the urgency of making the means of implementation, particularly climate finance, available to the developing countries to achieve their climate ambitions and implement their nationally determined goals, contributions and targets. मतलब हम अपने अपने स्वीकार्यता से कितना अपना climate emissions कट करेंगे उसके ऊपर फोकस. PM Modi has also welcomed the operationalization of loss and damage fund and establishment of the UAE Climate Investment Fund at COP28, and COP called for the COP28 to deliver on the following issues related to climate finance. कौन कौन सा देखते हैं जरा. ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? नोट्स बना लो. Loss and damage in the context of climate change is a concept to describe the results from the adverse effects of climate change and how to deal with them. Beyond climate change adaptation, there has been slow progress on implementing mitigation and adaptation. Some losses and damages are already occurring. The further loss and damage is unavoidable. There is distinction between economic losses and non-economic losses. The main difference between the two is that non-economic losses involve things that are not commonly traded in markets. The appropriate response by the governments to loss and damage has been disputed since the UNFCCC's adoption of the term concept. Establishing liability and compensation for loss and damage has been a long-standing goal for vulnerable and developing countries in the alliance of small island states and least developed countries. The Alliance of Small Island States, AOSIS, is an intergovernmental organization of low-lying coastal and small island countries which was developed in 1990 ahead of the Second World Climate Conference. The main purpose of the alliance is to consolidate voices of the small island developing states, SIDS, to address global warming. These island countries are particularly vulnerable to the climate change and its related effects on the ocean, including sea level rise, coastal erosion and salt water intrusion. The members are among the nations least responsible for climate change, having contributed less than 1% to the world's greenhouse emissions. These states advocate for international policy and mechanisms for addressing the inequity of climate impacts. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. ठीक है, और ये यूनाइटेड स्टेट नेशंस के सिस्टम के हिसाब से ही ये लोग काम करते हैं. एंड इट हैज पार्टनर्स विद यूएनडीपी एंड यूरोपियन कमीशन ऑल्सो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और ये वाला कौन सा है? यूएई क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड. Climate Investment Funds was established in 2008 as a multilateral climate fund in order to finance pilot projects in developing countries at the request of G8 and G20. The CIF administers a collection of programs with a view of helping nations fight the impacts of climate change and accelerate their shift to a low carbon economy. Through contributions from 14 donor countries, CIF supports more than 350 projects in 72 low and middle income countries on the front lines of climate crisis. ठीक है, these CIF partnerships have made available more than 60 billion
from governments and private sector to finance projects. These includes the world's largest solar park, first geothermal power plant in South America, and investments in Mexico's wind power industry. तो ये सब चीज़ है. इसमें सनसेट क्लॉज भी है कि मतलब एक टाइम के बाद मतलब क्या वो फंडिंग वगैरह नहीं ली जाएगी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है. स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड. The pilot program for climate resilience PPCR is the first program under the Strategic Climate Fund. It seeks to explore practical ways to mainstream climate resilience to core development planning and budgeting that is consistent with poverty reduction and sustainable development goals. The PPCR will build on National Adaptation Program of Action (NAPA) and other national strategies and work in 11 pilot countries and regions. It is aligned with and maintains links to the adaptation fund established under the Kyoto Protocol. ठीक है, ये चीज है. तो 1 दिसंबर 2023 को यूएई ने 30 बिलियन कमिट किए इन कैटालिटिक कैपिटल टू लॉन्च लैंडमार्क क्लाइमेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एट COP28. तो यूएई ने अल्टेरा इन्वेस्टमेंट्स को दिया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है टू मोबिलाइज 250 बिलियन ग्लोबली बाय 2030. ठीक है, ताकि उन गरीब कंट्रीज को पैसा मिल सके क्लाइमेट से फाइटिंग करने के लिए. ठीक है, इकोनॉमीज बाय 2030 इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज विल रिक्वायर 2.4 ट्रिलियन एवरी ईयर टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज. दिस इज व्हाई COP28 मेड फिक्सिंग क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट फाइनेंस अ की पिलर ऑफ इट्स एक्शन एजेंडा. ठीक है, ये है. और ये अल्टेरा ये वही क्लाइमेट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है यूएई का. याद रखना, अल्टेरा क्लाइमेट फाइनेंस फंड है यूएई का. ठीक है, जो 250 बिलियन ये कलेक्ट करने की बात कर रहा है. खैर, हाँ, तो ये देखिए, प्रोग्रेस इन न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, replenishment of green climate funds and adaptation fund, affordable finance to be made available by MDBs for climate action. Developed countries must eliminate their carbon footprint before 2050. Co-launch of the phase 2 of the leadership group for industry transition, Lead IT 2.0. Prime Minister Narendra Modi along with Minister of Sweden Ulf Kristersson co-launched the phase 2 of the leadership group for industry transition, Lead IT 2.0, for the period of 2024 to 26 at the COP28 in Dubai. India and Sweden also launched the industry transition platform, which will connect the governments, industries, technology providers, researchers and think tanks of the two countries. During the event, Prime Minister highlighted that Lead IT 2.0 will focus on inclusive and just energy transition. Just का मतलब क्या? Climate justice. जो ज़्यादा pollute करेगा उसको ज़्यादा भरना होगा, जो कम pollute करेगा उसको कम भरना होगा. Co-development and transfer of low carbon technology and financial support to emerging economies for industry transition. India and Sweden had co-launched Lead IT 1.0 first version in 2019 New York. Okay, co-hosting the high-level event on green credits program at COP28. ठीक है, तो मोदी साहब ने यूएई के शेख जायद अल नहयान साहब के साथ मिलकर ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम चालू किया है दुबई में. द इवेंट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ उल्फ क्रिस्टरसन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, ठीक है, एंड अदर नेशंस लाइक मोजाम्बिक, यूरोपियन काउंसिल एक्सेट्रा टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव. तो ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है देखते हैं ज़रा.
ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है? ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इज एन एसेंशियल कंपोनेंट of the overall strategy to promote environmental consciousness and sustainability. It serves as the international platform for dialogue, collaboration and the exchange of innovative environmental programs and instruments. Global Green Credit Initiative is envisaged to have following purposes. क्या? Science, policy, practice. ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव कंप्राइजेस ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स लाइक डायलॉग होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी इवेंट्स होना चाहिए, डायलॉग कैलेंडर और ये सब अच्छी अच्छी बातें, मीन्स में ज़्यादा कर लिखने की बातें. ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव कौन चालू किया? सर्व्स टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी ट्री प्लांटिंग नेशन वाइड, इशूइंग ग्रीन क्रेडिट्स एंड क्रिएटिंग अ लैंड इन्वेंट्री फॉर अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स. प्राइम मिनिस्टर of India highlighted this initiative at the G20 summit, emphasizing the need to promote climate positive actions and sustainable business via the Green Credit Framework. The Green Credit Initiative aims to register land on a web portal. तो ये पेड़ लगाने का सिस्टम है, तो और फिर उसके लिए मतलब क्या, इंसान को बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे. Like various individuals, communities and mining and companies with degraded land, land bank is accessible for voluntary CSR driven and accredited compensatory afforestation plantations encompassing various land types such as degraded forests, watersheds, wasteland and more. Activities related to plantation, whether on land from the bank or other sources, can be registered by eligible entities to the issuance of green credits. ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी बातें. The Green Credit Initiative has been conceptualized as a mechanism to incentivize voluntary pro-planet actions as an effective response to the challenge of climate change. It envisions the issue of green credits for plantations on waste degraded lands, river catchment areas to rejuvenate and revive natural ecosystems. During the event, a web platform would serve as the repository of policies and best practices that incentivize environment-friendly actions was also launched. This initiative aims to facilitate global cooperation, collaboration and partnership through the exchange of knowledge, experiences and best practices in planning, implementation and monitoring of environmental positive actions through programs, mechanisms like green credits, etc. तो एक कौन सा वेब प्लेटफॉर्म है, देखते हैं ज़रा. यही है, मतलब ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के अंडर ही यही सब चीज़ें हैं. ठीक है, यहाँ पर जो मिल रहा है वो आप इसको थोड़ा सर्च करके अपने खुद से भी नोट्स बनाइएगा अलग अलग वेबसाइट से. ठीक है, साइड इवेंट क्या है? होस्टेड एट द इंडिया पवेलियन एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो हमने क्या ऑर्गेनाइज किया? इम्पैक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस फॉर क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इन द हिमालयन रीजन एंड वेज ऑफ क्रिएटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट in the Indian Himalayan region by making mountain communities green and resilient were discussed by the side event hosted at the India Pavilion at the UN Climate Conference COP28 on December 3rd, 2023. ठीक है, ये देखिए, तो हिमालयों को बचाने के लिए भी हमने साइड इवेंट रखा था दुबई में. The climate of India is highly dependent on Himalayan range and Indian Himalayan region has been a shelter for more than 50 million people. Any impact in the Himalayas would mean an effect on the life of millions of people, not only of India but also of the entire Indian subcontinent. Okay? These include changes on account of natural causes, climate change resulting from the anthropogenic emissions and developmental pathways. Hence, it becomes crucial to assess the vulnerability of the Indian Himalayan region. The experts at the side event elaborated on the importance of the National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, NAMSHE, launched as a part of the National Action Plan on Climate Change. To better understand the linkages between climate change and the Himalayan ecosystem for improved plantation. Quad Climate Working Group साइड इवेंट ऑन लोकलाइज क्लाइमेट एक्शन. तो जरा ये देखते हैं ये नामशे मिशन क्या है.
तो ये सब हिमालय को बचाने का बात है, ये सब चीज़ें मेंस की बात है ज़्यादा कर, इसमें ज़्यादा घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप साइड इवेंट ऑन लोकलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज and Government of India organized a side event under the climate ambition pillar of climate quad climate working group, localizing climate action at the India pavilion on the sidelines of the United Nations framework convention on climate change। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इवेंट सो एंड सो, ये COP21 इन पेरिस से लेकर COP28 UAE तक वॉज रिलीज्ड, सारा का सारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन और जो भी जर्नी वगैरह है वो हमने प्रमोट किया इसमें। फिर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिया एट मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मिनिस्टीरियल मीटिंग इन COP28। तो श्री भूपेंद्र यादव जी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैं वो भी उसके इंडिया को रिप्रेजेंट किए वहाँ पर जाके। ठीक है, वो मिष्टी, वो पता है ना, वो मैंग्रोव्स वाला जो हम लोग देख चुके हैं। एज अ पार्ट ऑफ दिस बजट effort in budget 2023-24, the Indian government, building on India's success in afforestation, rolled out the MISTI program, Mangrove Initiative for Shoreline Habitat and Tangible Outcomes. Under this scheme, mangrove plantations along the coastline and salt pans are being taken up. ठीक है, फिर इंडिया का नेशनल स्टेटमेंट क्या है, ये सब अच्छी अच्छी बातें मेंस में लिखने के लिए ऐसे में आप ये सब लिख सकते हैं। वी हैव ऑलवेज हेल्ड द व्यू दैट पीपल एंड प्लैनेट आर इनसेपरेबल, वासुदेव सर्व कुटुंबकम, ये सब बातें। ठीक है, ठीक है। तो हमने इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज हैज बीन सिग्निफिकेंट थ्रू इट्स इंटरनेशनल एफर्ट्स सच एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ लीड IT 1.0 and 2.0, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स आइरिस एंड बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये भी हमने लॉन्च करवाया इस साल G20 के टाइम पे, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ज़रा हम लोग ये देखते हैं जो हम लोग नहीं पढ़े हैं। आइरिस देखते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, ये को पायलट से हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत अच्छा है। ठीक है, आई थिंक सब लोग को दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स आइरिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI, co-created with Small Island Developing States SIDS. The objective of IRIS is to support the successful implementation of the Samoa pathway. ये Samoa pathway क्या है देखते हैं जरा। सैमोआ पाथवे देखते हैं जरा। सैमोआ पाथवे, सैमोआ पाथवे,
तो सैमोआ आइलैंड्स में ये सेटअप हुआ था कि हम लोग को ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर कुछ रास्ता मार्गदर्शन वगैरह किया था, तो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ का अच्छा होना चाहिए। इम्प्रूव्ड रेजिलियंस ऑफ सिड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स IRIS aims to enhance the resilience of infrastructure in SIDS, strengthen knowledge and partnership, promotion of gender equality and disability inclusion, ये सब। The program has already received commitments of work of $35 million from countries such as Australia, India, European Union and the United Kingdom. The goal is to attract 50 million to support SIDS by 2030. इसका 5 प्रिंसिपल्स क्या है? आयरिस का को क्रिएशन, कॉम्प्लीमेंटेरिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, हाँ। वर्ल्ड लीडर समिट के टाइम पे टू प्रमोट रेजिलिएंट, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग सेवोस्ट वाला सिड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं बिग कैट अलायंस। ये बिग कैट अलायंस क्या है? ये बिग कैट अलायंस क्या है? ये देखिए, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बिग कैट स्पीशीज अराउंड द वर्ल्ड। दीज मैजेस्टिक एनिमल्स, उसमें ये सब उनका प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये सब बात है। ठीक है, क्या बिग कैट अलायंस देखते हैं। ये हाल फिलहाल न्यूज में भी आया था, तो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, it is a mega global alliance launched by India in April 2023 during the 50th anniversary of Project Tiger. The alliance aims at conservation of world's 7 principal big cats, which include tiger, lion, snow leopard, jaguar, puma and cheetah. Through the alliance, then member nations will exchange experiences, provide faster assistance to their neighbors and provide a strong emphasis on capacity creation. इसमें 97 कंट्रीज हैं और ज़्यादातर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विल बी क्रिएटेड एंड दे विल बी प्रमोटेड। डूज एंड डोंट्स और जैसे कि स्टॉप वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिंग एंड पोचिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। 5 साल तक इसको लाया गया है। फिर बाद में it will be completed supported by India's total grant assistance of 100 million through membership fees, contribution from bilateral and multilateral organizations and the private sector. ठीक है, ये है। तो इसका ज़्यादातर सब इंडिया में ही होगा, ये सब चीज़ को लेके। तो 150 करोड़ दिए जाएंगे। टाइगर डे के दिन, ग्लोबल टाइगर डे 2019 के दिन ये सब लाया गया था और फिर बाद में 2023 में इसको अनाउंस किया गया। ठीक है, ज़्यादातर मतलब क्या, मेंस में पढ़ने लिखने की बातें। ठीक है, एमएसएमईज रिन्यूएबल सेक्टर में ये सब लाए गए। ठीक है, इरिडा वगैरह को प्रमोट किया गया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लिमिटेड।
तो ये सब था हमारा कॉप 28 में हमारा कंट्रीब्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर हम लोग देखते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे, प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024, 11 अप्रैल की रिपोर्ट। प्लास्टिक ओवरशूट डे marks the point where the amount of plastic waste generated exceeds the world capacity to manage it, resulting in environment pollution. In 2024, the global plastic overshoot day is projected to occur on 5th September. Each country has its own overshoot plastic overshoot day, मतलब आप कितना मैनेज कर सकते हैं अपना प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। आफ्टर साइंटिस्ट रिंगिंग द अलार्म, ठीक है, तो ग्लोबल प्लास्टिक्स के लिए ये सब लाया गया है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब मैप है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए कौन कौन सा वहाँ पर उनका ये है, ठीक है। इसमें इंडिया 23 अप्रैल, ठीक है। तो ये सब ऐसा कैनलाइज किया गया है। 5 सितंबर दुनिया का एवरेज, marking the point when plastic waste produced by the public surpasses the planet's waste managing capacity. In 2024, 220 million tons of plastic waste will be created. 2024, nearly 70 million tons of plastic waste will end up in nature due to imbalance. Plastic waste has risen by 7.11% since 2021. Countries are classified into 6 different archetypes to help, archetypes मतलब वही सब categories, to help in the waste management. ओके, तो ये रिपोर्ट कौन लेके आता है? क्या? अर्थ एक्शन EA नाम का एनजीओ है, ठीक है। अर्थ एक्शन एनजीओ है, ठीक है। इंडिया अमंग 12 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 52% ऑफ द वर्ल्ड्स मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। ये सब है अकॉर्डिंग टू EA, अर्थ एक्शन एनजीओ, एक टाइप का एनजीओ है, ठीक है। ये सब हो गया। तो ये सब ज़्यादातर पढ़ने लिखने की बातें, इसमें प्रीलिम्स की बात, सॉरी मेंस की बात। तो प्लास्टिक लाइफ साइकिल इंडिया, ठीक है, तो ये CSE नाम का ये रिसर्च एनजीओ है, वो सब प्रोड्यूस करता है, ओके। UN में प्लास्टिक ट्रीटी, ये सब आप बेसिक नोट्स आप खुद से नेट पे चेक करके आप बना सकते हैं, ओके। और ये स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन 2023, क्या ये सब अभी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट सर्विसेज, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट सर्विसेज, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट सर्विसेज, 15 जनवरी 2024 की रिपोर्ट। इंडिया लॉन्चेस अ नेशनल फ्रेमवर्क, IMD लॉन्चेस अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट launched a national framework for climate services NFCS to reduce losses from climate hazards
and extreme weather events. This framework aims to strengthen the production and delivery of science-based climate monitoring and prediction services for sectors such as agriculture, health, energy, disaster management, etc. The IMD also launched a mobile app called as Mausam and unveiled new initiatives such as Panchayat Mausam Seva. Earth Sciences Ministry has said that IMD has improved its forecast of accuracy of severe weather events by 40% in the last 5 years. Okay. तो ये सब चालू हुआ था 1865 से एंड स्टेटेड ओशन फोरकास्ट इन 1898 एंड फूड अलर्ट्स इन 1966. He said he continues to face challenges in forecasting cloud bursts, lightning events and localized extreme weather events. Earth Sciences Minister Kiren Rijiju has said that India has molded IMD into a world-class national meteorological service. Okay? Doppler जितना दूर उतना कम साउंड, जितना नजदीक उतना ज्यादा साउंड, फ्रॉम 15 टू 39. ठीक है, और 25 डोपलर रेडार सेटअप किए जाएंगे टू फॉरकास्ट क्लाउड बर्स्ट. क्लाउड बर्स्ट मतलब वही बादल का फटना और बहुत ज्यादा भीषण बारिश ऑल ऑफ अ सडन हो जाना. ठीक है, ये चीज है. आगे बढ़ते हैं. क्लाइमेट स्वॉप्स. Climate finance. What are debt for nature swaps and how can they help the countries? 26 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट देखते हैं जरा. Debt for nature swaps could provide 100 billion to restore nature and help countries to adapt to climate change. Okay? According to a report, what exactly are debt for nature and debt for climate swaps, and how far do they go to help countries to reduce their debt? देखते हैं जरा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सेंटर फॉर नेचर एंड क्लाइमेट हैज अ होलिस्टिक अप्रोच टू, होलिस्टिक मतलब क्या, फुल स्केल, फुल स्पेक्ट्रम, टू एड्रेसिंग द क्लाइमेट इमरजेंसी, फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन, nature positive systems and resource stewardship. Debt for nature swaps are increasingly hitting headlines as a form of climate finance that reduces countries' debts in turn for environmental commitments. In May 2023, Ecuador sealed a landmark deal that will help protect the endangered ecosystem of the famous Galapagos Islands. ये वही बेटा Galapagos Islands हैं, ठीक है, एक्वेडोर के बाजू में, जहां पर चार्ल्स डार्विन ने जाकर चीजें रिसर्च की और वहां पर बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्रू अ सेल ऑफ अ ब्लू बॉन्ड, मतलब वही ओशियनिक बॉन्ड्स, मतलब वही क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह, दैट विल मैच्योर इन 2041. इट इज नाउ स्कोपिंग दैट आउट ऑफ, मतलब ये क्लाइमेट स्वैप एक टाइप का डेट इंस्ट्रूमेंट है पैसा रेज करने का, टू प्रोटेक्ट द Amazon rainforest and a marine protected area along the Pacific coast, along with the Reuters report in April 2024. It comes as an analysis finds debt for nature swaps could free up as 100 billion to restore nature and help climate adaptation. The estimate made by the International Institute for Environment and Development focused on the possibility of debt swaps in the 49 countries most at risk of defaulting on their external debts for which data could be found.
By 2050, it will cost between 3 to 6 trillion a year globally to mitigate climate change, according to the International Monetary Fund. ठीक है, तो ऐसा बेसिक ऐसा डेटा वगैरह देके रखा हुआ है किसको कितना पैसा चाहिए रहेगा, कौन कितना रिस्क में है, सब चीज़ फंडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन। तो ये सब बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड सीडिंग। Cloud seeding is a type of weather modification that aims to change the amount of type of precipitation, mitigate hail or disperse fog. The usual objective is to increase rain or snow either for its own sake or to prevent precipitation from occurring in days afterward. Cloud seeding is undertaken by dispersing substances into the air that serve as cloud condensation or ice nuclei. कॉमन एजेंट्स इंक्लूड सिल्वर आयोडाइड, मतलब वही सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल लाइक टेबल्स और छिड़कते हैं ताकि प्रेसिपिटेशन हो जावे। ड्यू टू देयर गेनिंग पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट मॉइस्चर। टेक्निक्स वेरी फ्रॉम स्टैटिक सीडिंग विच एनकरेजेस आइस पार्टिकल्स फॉर्मेशन इन सुपर कूल्ड क्लाउड्स टू इंक्रीज प्रेसिपिटेशन टू डायनामिक सीडिंग डिजाइंड टू एनहांस convective cloud development through a release of latent heat। ठीक है, इसके अलावा और क्या, methods of dispersion include aircraft and ground based generators with newer approaches include involving drones delivering electrical charges to stimulate rainfall or infrared laser pulses aimed at inducing particle formation. Despite decades of research and laser application, cloud seeding's effectiveness remains a study of debate among scientists, with studies offering mixed results on its impact of precipitation enhancement. Some studies suggest that it is difficult to show clearly that cloud seeding has a very large effect। ठीक है, तो किसी में सॉल्ट देखिए, तो मोस्ट कॉमन क्या है, केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग इंक्लूड सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस विच इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड -76 डिग्रीज, ठीक है, लिक्विड प्रोपेन विच एक्सपांड्स इनटू अ गैस एंड हैज बीन यूज्ड, इट कैन प्रोड्यूस आइस क्रिस्टल्स एट हायर टेम्परेचर्स देन सिल्वर आयोडाइड। आफ्टर प्रॉमिसिंग रिसर्च द यूज ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटीरियल्स, हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या, जिसको पानी अट्रैक्ट नहीं करता, सच एज टेबल सॉल्ट, पानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफोबिक यानी क्या, पानी ज़रा भी अट्रैक्ट नहीं करता, सच एज टेबल सॉल्ट इज बिकमिंग मोर पॉपुलर। तो वाइल क्लाउड सीडिंग इंक्रीज स्नोफॉल टेक्स प्लेस वाइल टेम्परेचर्स विद द क्लाउड्स आर बिटवीन -20 to 7 डिग्रीज माइनस, फ्रीजिंग न्यूक्लिएशन, ये सब तमाम होते रहता है। खैर, इसका हम लोग इमेजेस देख लेंगे। क्लाउड्स विद सिल्वर आयोडाइड लाइनिंग। सदर्न कैलिफोर्निया में एडिसन नाम की कंपनी हमेशा क्लाउड सीडिंग करती रहती है ओवर सियरा नेवाडा माउंटेन्स फॉर ईयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, प्रोवाइडिंग एन इंक्रीमेंटल बूस्ट इन वाटर सप्लाई। नाउ RHS कंसल्टिंग ऑफ रीनो न्यूयॉर्क, मतलब ऐसा कोई तो सीडिंग कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने ये सब किया है। प्रोसेस देखिए, वो सब छोड़िए। सिल्वर आयोडाइड इज डिस्पर्स्ड इनटू द क्लाउड्स वाया फ्लेयर्स mounted on the wings of a plane. Silver iodide crystals have almost the same shape as ice crystals. Droplets of supercooled water attached to silver iodide and freeze. If it is cold enough, then the frozen droplets fall as snow or melt into rain. ठीक है,
a generator atomizer sprays a silver iodide solution into flame and heat and wind transport the silver iodide into the clouds water vapor. Heat released as droplets freeze boosts updraft which pulls out more moisture into the cloud making more rain. मतलब बेसिक चीज़ है, वही छिड़को. जैसे कि देखो जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो वहाँ पर वो ये नमक छिड़कते हैं कि नहीं, ताकि वो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाना चाहिए. तो वैसे क्लाउड्स के ऊपर भी वो लोग बर्फ़ जैसा हो जाता है वो, तो उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं और सिल्वर आयोडाइड भी, तो वो पिघल के पानी की बरसात बढ़ जाती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज इन एनवायरमेंट. इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट ट्रीटीज. देखिए इंडिया ने हाल फिलहाल में क्या कुछ किया है, ये देखिए. यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी के मेंबर बने हम 1992 में. ठीक है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वैसे भी अगर आपको नोट्स बनाना है, वैसे भी अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप ये नोट्स बना सकते हो. ठीक है, पॉज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं वैसे. खैर, ज़रूरी क्या है ये वाला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर 1987 टू द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर. एम क्या है इसका, रिडक्शन इन द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, वही CFCs का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. 1992 में लाया गया, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट किया इंडिया ने. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल ये कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है, ओजोन लेयर के लिए. फिर बाद में और क्या, साइटेस, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना 1973. तो इंडिया में इसको किसके थ्रू रेगुलेट करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और कस्टम्स एक्ट 1962. तो वही एंडेंजर्ड स्पीशीज का ये मतलब क्या, खरीद फरोख्त नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा और क्या, बाज़ेल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हाजार्डस वेस्ट, यानी कोई का भी देश का कचरा किसी भी देश में नहीं फेंका जा सकता. तो इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1989, इसके हाजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1989 इसको एनफोर्स करते हैं. फिर ये CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये क्या है, एड्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूसेज, हैबिटेट प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अगेन 1972 का एक्ट इसको देखता है. कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये वही है, मतलब क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की खरीद बेच नहीं होनी चाहिए. कार्टाजीना किधर आया, स्पेन में. तो 2003 में हमने इसको रेटिफाई किया था. रेटिफाई मतलब क्या, ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस, अपने देश में कानून पास करके. ठीक है, ये चीज़ है. फिर बाद में प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC, जिसको रॉटरडैम कन्वेंशन भी बोलते हैं. रॉटरडैम किधर आया, हॉलैंड में. तो इसको क्या, इंटरनेशनल केमिकल्स के ऊपर ये प्रोटेक्शन और हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करता है. 2005 में हैजार्डस वेस्ट ये हैंडलिंग रूल्स 1989 के तहत किया हमने. ओके, इसके अलावा हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला. कौन सा, LK कूलवाल वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान. ठीक है, तो इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया कि राइट टू लाइफ में हमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए. इसके अलावा MC मेहता केस में भी ये हुआ कि
जो स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ है उसको एक्सपांड किया जावे। फिर बाद में वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें लोगों को कंपेंसेशन दिया गया कि खराब एनवायरनमेंट में उनसे काम कराया गया तो उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। ये सब चीज़ें बेसिक बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक है, आई थिंक ये इतना बहुत हो गया। ठीक है, अगला मैं भी आज काफ़ी थक गया हूँ, बाकी का जो रिमेनिंग है वो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग कल कर लेंगे। ओके, ऑल राइट, डन फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।